हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में वेलकम करता हूं मैं। आज का अपना जो चैप्टर है वो है सेकंड बुक है अपनी स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसका हमारा चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। और ये जो चैप्टर है इसका हम आज दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसका हमारा ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2। ठीक है, इस पार्ट नंबर 2 को पढ़ने से पहले अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं पढ़ा तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट नंबर फर्स्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, हमने देखा था कि पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने देखा था इस सिलेबस में क्या क्या चैप्टर से हम पढ़ेंगे, क्या क्या। तो हमने देखा था आपातकाल की पृष्ठभूमि, आपातकाल की घोषणा, आपातकाल के बाद की राजनीति, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ये आपका 5 नंबर का टॉपिक रहने वाला है। और यहाँ पे हमने सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लिया था। 1971 के चुनाव, 1971 का जो चुनाव हुआ था उसके बाद की राजनीति के बारे में हमने जान लिया था। 3 तरह के आपातकाल देश में लगाए जा सकते हैं जिसका प्रावधान हमारे संविधान में है, इसको हमने जान लिया था। उसके बाद आपातकाल लागू होने के लिए प्रमुख कारक क्या क्या है, तो आर्थिक कारक है, छात्र आंदोलन है, नक्सलवादी आंदोलन थे, रेल हड़ताल और फिर न्यायपालिका के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का संघर्ष। ये चीज़ें हमने देख ली थी। ये आपातकाल को लागू करने के लिए जिम्मेदार कारक माने जाते हैं। तो इसमें से हमने आर्थिक कारक को पढ़ लिया था कि क्या क्या आर्थिक कारक थे। तो उसमें हमने देखा था गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था गवर्नमेंट ने 1971 के चुनाव में, वो कुछ विशेष नहीं कर पाया था। तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट देख चुके हैं। और उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आज का जो पॉइंट है वो है छात्र आंदोलन। तो 2 राज्यों में, उस समय 2 राज्यों में, एक तो था गुजरात और दूसरा था बिहार। इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर छात्र आंदोलन शुरू होते हैं और वो छात्र आंदोलन विकराल रूप धारण कर लेते हैं। उस समय की जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उन क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन इन छात्र आंदोलनों को मिल जाता है और ये छात्र आंदोलन बहुत ही ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में जो है वो प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात में छात्र आंदोलन 1974। तो गुजरात के छात्रों ने, क्या हुआ था कि उस समय खाद्यान्न की समस्या, खाद्य तेल की बढ़ती कीमतें, अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें और उसके बाद उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू कर दिया था। तो कारण क्या क्या थे? खाद्य वस्तुओं की कमी या खाद्य वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें, खाद्य तेल की बढ़ती हुई कीमतें, उच्च पदों पर जो भ्रष्टाचार था, इन सब के खिलाफ छात्रों ने 1974 में, जनवरी 1974 में गुजरात में आंदोलन करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे जो आंदोलन था, इस आंदोलन ने जल्दी ही विकराल रूप धारण कर दिया, बहुत विस्तृत क्षेत्र पर फैल गया। और उस समय जो बाकी जो कांग्रेस की जो विरोधी पार्टियां थी, उन पार्टियों ने, उन राजनीतिक दलों ने, उन राजनीतिक पार्टियों ने भी इनको समर्थन दे दिया। वो पार्टियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं और ऐसे में फिर जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है तो गुजरात सरकार ने प्रांत में, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करी। तो सेंटर ने वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ठीक है, स्थिति ऐसी बनी कि राज्य में, गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। विपक्षी दलों ने राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की मांग करी, विधानसभा चुनाव कराने की मांग करी। और कांग्रेस, आपको याद होगा तब कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस उस समय, उससे पहले 1969 में, तो कांग्रेस 1969 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति चुनाव की वजह से जो है जो विवाद उत्पन्न हुआ था, उस विवाद की वजह से कांग्रेस जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई, है ना। एक कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई, कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो कांग्रेस आर जो कि इंदिरा गांधी के सपोर्ट वाली पार्टी थी और कांग्रेस ओ जो कि जो सिंडिकेट सदस्य थे उनके सपोर्ट वाली पार्टी थी। तो अब क्या होता है कि जो कांग्रेस ओ थी, इस कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता थे मोरारजी देसाई, है ना। इस पार्टी के प्रमुख नेता थे मोरारजी देसाई। तो इन्होंने जो है वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस की हार हो गई। कांग्रेस आर जो थी रिक्विजिस्ट, कांग्रेस जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस पार्टी थी, इस कांग्रेस पार्टी की हार हो जाती है। तो इस तरीके से ये गुजरात के चुनाव ने इस राजनीति पर प्रभाव डाला था। गुजरात के छात्र आंदोलन ने इस तरीके से जो है वो प्रभाव डाला था। उसी दौरान समकालीन एक और छात्र आंदोलन हुआ था, बिहार का छात्र आंदोलन। उसी दौरान जब गुजरात में आंदोलन हो रहा था, उसी दौरान बिहार
में भी छात्र आंदोलन हुआ था 1974, इसको भी अपन देख लेते हैं। तो हमने देखा कि जनवरी के आसपास का समय था, उस समय गुजरात में हुआ था, और मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न का अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। सेम कंडीशन गुजरात में थी, यही कंडीशन बिहार में थी। गुजरात में भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो ये जो छात्र आंदोलन हुआ, इस छात्र आंदोलन ने क्या हुआ कि इन छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई करने के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रण भेज दिया। इन्होंने कहा कि भाई आप हमें नेतृत्व दीजिए, हम सरकार के खिलाफ इन विभिन्न मुद्दों पर जो है सरकार को घेरना चाहते हैं। हालांकि जयप्रकाश नारायण उससे पहले इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था, लेकिन छात्रों ने जब इनको आमंत्रित किया तो जयप्रकाश नारायण जो है वो उनका आमंत्रण स्वीकार करते हैं, लेकिन 2 शर्तों के साथ में। ठीक है, आगे हम इनकी शर्तें देखेंगे। तो पहला तो ये था कि आंदोलन को अहिंसक रखने और राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की शर्त पर जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि भाई मैं आपके इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन आपको मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेगी। तो शर्तें क्या थी? पहला तो कि आप जो है इस आंदोलन को अहिंसक रखोगे, हिंसा नहीं होनी चाहिए इस आंदोलन में, हम गांधीवादी तरीके से जो है विरोध करेंगे सरकार का। दूसरी बात क्या थी कि जो आंदोलन होगा ये हमारा राज्य स्तर पर सीमित नहीं रहेगा, हमें इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना पड़ेगा, हमें इसे बिहार से बाहर भी ले जाना पड़ेगा। हम केंद्र सरकार के खिलाफ भी जो है वो विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। तो इन 2 शर्तों के आधार पर जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, क्योंकि ये सारी समस्या उस समय जो है वो विद्यमान थी और इनका समाधान न करने के कारण बिहार सरकार को बर्खास्त करना था। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो याद रखिएगा, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, संपूर्ण क्रांति के अगुवा कौन है, संपूर्ण क्रांति के प्रेरणेता कौन है। कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, छोटे बड़े प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लिखना है JP नारायण, जयप्रकाश नारायण। तो JP नारायण जो है इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते थे, और उसी समय एक और घटनाक्रम होता है, हालांकि हम इसे आगे अलग से पढ़ेंगे, लेकिन उसी दौरान जो है जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 1974 में ही रेलवे के कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान कर दिया। अब आप सोचिए, रेलवे जो कि भारत में आवागमन की एक रीढ़ मानी जाती है, या परिवहन जो सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, सबसे बड़ा जरिया रेलवे है। और अगर रेलवे के कर्मचारी अगर हड़ताल पर चले जाएं, और वो भी 1-2 दिन नहीं बल्कि बहुत लंबे समय के लिए, तकरीबन 20-21 दिन इनकी हड़ताल चलती है, तो ये भी हड़ताल में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, हालांकि हम इस रेल हड़ताल को अलग से फिर नीचे पढ़ेंगे, अलग से पूरा हमने इस पर दिया हुआ है टॉपिक, ठीक है। यहाँ उसके बाद फिर क्या होता है कि 1975 में जयप्रकाश नारायण ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। दिल्ली में बहुत विशाल सम्मेलन आयोजित करते हैं और ये वहाँ से फिर संसद मार्च करते हैं, संसद के और कुछ करते हैं। तो संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था, याद रखना, प्रश्न बन सकता है यहाँ पे 1975 में। तो जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ, कांग्रेस भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला था। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व तो कर ही रहे थे ये छात्रों का, तो ये क्या कहते हैं, विरोध था ही। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी विरोधी जो पार्टियां थी, कांग्रेस के खिलाफ जो पार्टियां थी उस समय, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जो थी, उन्होंने भी जयप्रकाश नारायण को इस संसद मार्च में समर्थन दे दिया था। और वो पार्टियां कौन कौन सी थी? भारतीय जनसंघ थी, कांग्रेस जो कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी के खिलाफ जो पार्टी थी, क्योंकि 2 भागों में बढ़ चुकी थी कांग्रेस, तो कांग्रेस ने भी जो है वो समर्थन दे दिया।
भारतीय लोक दल भी था उसमें और सोशलिस्ट पार्टियां भी थी। तो ये कांग्रेस विरोधी दलों ने भी इसको सपोर्ट कर दिया। तो धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा जो है वो आंदोलन बड़ा होता गया। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विद्वेष माना, है ना, इन्होंने व्यक्तिगत विरोध माना कि भाई ये सब लोग मिलकर के मेरा विरोध कर रहे हैं। 1974 के बिहार आंदोलन का एक नारा था, याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये नारा किसका था, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो भैया बिहार आंदोलन का नारा था, या बिहार आंदोलन की जो बिहार का जो छात्र आंदोलन था उसका ये नारा था। क्या नारा था, संपूर्ण क्रांति। और आपको पता ही है कि संपूर्ण क्रांति जो इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, तो नारा इनका क्या था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, और आगे इन्होंने कहा था भावी इतिहास हमारा है। एक और नारा था जो इंदिरा गांधी के सपोर्ट में दिया गया था, इंदिरा गांधी के समर्थन में दिया गया था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष 1974 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे D.K. बरुआ, तो D.K. बरुआ ने एक नारा दिया था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। इन्होंने क्या नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, मतलब इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा है। एक दूसरे का ही क्या है कि विलोम शब्द है, मतलब दोनों एक ही है। तो ये जो है इस तरीके से भाई हमने देखा छात्र आंदोलन। थोड़ा सा जब हम यहाँ पे देखेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, हमने यहाँ पे बिहार आंदोलन देखा। बिहार आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे जेपी नारायण के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव थे जेपी नारायण। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक थे। भूदान आंदोलन आपको याद होगा, विनोबा भावे ने चलाया था भूदान आंदोलन, तो इस भूदान आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। नगा विद्रोहियों से सुलह के लिए बातचीत की थी इन्होंने। चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण करवाया था। बिहार आंदोलन के नेता थे। आपातकाल के विरोध के प्रतीक बन गए थे और जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। जयप्रकाश नारायण यानी जिसे हम जेपी के नाम से बुलाते हैं, ने इस आंदोलन का नेतृत्व 2 शर्तों पर किया था, 2 शर्तों पर स्वीकार किया था। तो 2 शर्तें क्या थी, पहला तो ये था कि ये जो आंदोलन रहेगा, बिहार का जो छात्र आंदोलन रहेगा, ये अहिंसक रहना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। और दूसरा था कि ये आंदोलन बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, अभी तो हम इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति के द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात इन्होंने की थी। और जेपी नारायण ने भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन से संसद मार्च किया था 1975 में। ठीक है भाई, और संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी, कुछ इंपॉर्टेंट सारे जो प्रश्न आपके बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो सारे के सारे हमने किए हैं। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नक्सलवादी आंदोलन। नक्सलवादी आंदोलन हमें पढ़ना है, साथ ही साथ जो रेल हड़ताल हुई थी, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, उसको पढ़ना है। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के साथ सरकार का जो टकराव हुआ था। 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अवहेलना करके जो A.N. रे थे, उसको सरकार ने मुख्य न्यायाधीश इंदिरा गांधी ने मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। तो सरकार के साथ न्यायपालिका का टकराव रहा था। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और ऐसी कंडीशन में फिर क्या करती है सरकार, जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देती है। 1975 25 जून 1975 को सरकार आपातकाल की घोषणा कर देती है। तो हम पढ़ेंगे उस आपातकाल को, आपातकाल के दौरान की परिस्थितियों को, आपातकाल के बाद के घटनाक्रम को। इस तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे नक्सलवादी आंदोलन। लेकिन बच्चों, नक्सलवादी आंदोलन पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट, इसके नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देंगे। तो वहाँ पर जिस दिन हम जो भी वीडियो जारी करते हैं उस वीडियो के जो PDF नोट्स होते हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो नंबर नोट कर लीजिए, 90 है 79 6
622-989। ठीक है, ये है हमारा नंबर। इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। उस कंप्लीट कोर्स में आपको PDF के रूप में सारे के सारे टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, वहाँ पे हमारे वीडियोस मिलेंगे, सारे के सारे एक ही स्थान पर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे प्रत्येक चैप्टर के, वहाँ पर आपको जो है वो MCQs मिलेंगे रिलेटेड टॉपिक, संबंधित टॉपिक के, और वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहें तो ऑनलाइन टेस्ट दे करके आप अपनी तैयारी जान सकते हैं, आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने से ये फ़ायदा रहता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए, कितने में से आपने कितने क्वेश्चंस में से आपके राइट कितने, गलत कितने हैं। हाथों हाथ जब आप उस टेस्ट को जब सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा कि आपने कितने सवाल राइट किए, कितने गलत किए। जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं उसका राइट आंसर क्या है वो भी आपको तुरंत वहाँ पर मिलेगा। और इस टेस्ट को इस तरीके से आप 2 बार 3 बार जितनी बार चाहे उतनी बार दे करके अपनी तैयारी को जो हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो लाइव क्लासेस होती है, एवरीडे 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। तो वो लाइव क्लास भी जो है वो आपको हमारे उस ऐप में एवरीडे जो है वो रिलेटेड सब्जेक्ट के जिस दिन क्लास रहेगी उस दिन आपको लाइव क्लास भी यहाँ पे इस जो वो ऐप में मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेना चाहें तो ओनली 99 रुपये में, ओनली 99 रुपीज़ में हम आपको फुल 1 ईयर के लिए ये कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। केवल 99 रुपये, 1 साल, पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी आपको। जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ओनली 99 रुपये में आप ये पूरा कोर्स ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने यहाँ पे बात करी हमारे कोर्स से रिलेटेड, हमारे PDF से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम आगे लेके जाते हैं। मैं बता दूं ये पॉलिटिकल साइंस जिस तरीके से हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसी तरीके से हम हिस्ट्री 12th क्लास की, ज्योग्राफी 12th क्लास की, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से आपको कंप्लीट मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोज़ मिलेंगे, MCQs, क्वेश्चन आंसर्स, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लासेस सब मिलती है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पे हम देखेंगे नक्सलवादी आंदोलन। लेकिन नक्सलवादी आंदोलन पढ़ने से पहले बच्चों, चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो छोटे छोटे वीडियोस में हम पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।